नेपाल ने नई करवट ले ली है। वहां चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अगले आम चुनाव तक एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। 2500 से ज्यादा जेनजी प्रदर्शनकारियों ने एक नाम पर सहमति जता दी है। 73 साल की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। पर लोकतंत्र के प्रतीकों के टूटने के मानी क्या हैं और अब तक बचे रह गए लोकतंत्र का भविष्य कितना और कैसा होगा? वहां डर है कि क्या कोई साजिश हो रही है? क्या ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? क्या 3 दिन बाद अब इस पर कुछ स्पष्टता मिली है कि इस बदलाव के पीछे कुछ बाहरी ताकतें भी हैं या नहीं? आज के शो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। नेपाल अब किंचित शांत है। चुनी हुई सरकार नदारद है, सड़कों पर सेना है, हर जगह गश्त, चेक पोस्ट और बूटों की आवाजें कुछ और भी हैं। घर में रहो, बेवजह न निकलो। बीते 24 घंटों में आई सबसे बड़ी खबर यह है कि नौजवानों के प्रदर्शन का अंजाम 73 साल के एक नेता के रूप में सामने आया है। खबर है कि नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया हो सकती हैं। जेनजी प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में ये सहमति बनी कि कार्की ही अगले चुनाव तक नेपाल की अंतरिम सरकार को लीड करेंगी। आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही सुशीला कार्की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के साथ दिखी थी और मीडिया से उन्होंने कहा था कि केपी शर्मा ओली का इस्तीफा ही काफ़ी नहीं है, उन्हें बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी लेनी होगी, कटघरे में खड़ा होना होगा। आज जे भयो नि यो जे भयो यसको यो चाहिँ यो कस्तो एउटा नकारात्मक जुन परिणाम आएको छ त्यसको विरोधमा चाहिँ अब हामी लाग्छौँ। जस्तो अहिले प्रश्नहरू पनि उठ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनुपर्छ, उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनी दायरामा किनभने यो जेनोसाइड दिस इज टोटली जेनोसाइड अफ ह्युम्यानिटी, अझ बच्चाको जेनोसाइड। रोचक है कि सुशीला कार्की का नाम तय कैसे हुआ। प्रदर्शनकारियों की इस वर्चुअल मीटिंग में 5000 लोग शामिल थे। लीडरशिप के लिए कई नामों पर बात हुई। काठमांडू के पूर्व मेयर बालिन शाह, पूर्व सीनियर अधिकारी कुलमान घिशिंग के नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन किसी ने अंतरिम सरकार को लीड करने पर सहमति नहीं जताई। लिहाजा जेनजी ने सुशीला कार्की से आग्रह किया कि वो इसके लिए आगे आएं। नेपाल प्रेस में छपी रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। जेनजी के प्रपोजल पर सुशीला कार्की ने कहा कि मुझे जेनजी प्रदर्शनकारियों के 1000 मेंबर्स के दस्तखत चाहिए होंगे। इसके लिए सुशीला कार्की को 2500 से ज़्यादा जेनजी प्रदर्शनकारियों के दस्तखत मिले और नेपाल का मुस्तकबिल इस तरह तय हो गया। सुशीला कार्की कौन है, थोड़ा और विस्तार से आपको बताते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली और इकलौती महिला चीफ जस्टिस भी हैं। उन्होंने भारत के काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। करियर की शुरुआत उन्होंने शिक्षक के तौर पर की। 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज नियुक्त किया गया नेपाल में। 2010 में स्थायी जज उनको बना दिया गया और 2016 में उन्होंने पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस का और बाद में स्थायी चीफ जस्टिस का पद संभाला। कार्यकाल में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में उन्होंने कड़ा रुख अपनाया, बड़े फैसले दिए। कार्यकाल में वहां के यूनियन मिनिस्टर जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया। ये पहली बार था जब नेपाल का कोई सिटिंग मिनिस्टर जेल भेजा गया। कुछ बहस तलब फैसले भी उनके हिस्से आए। मसलन उनके एक जजमेंट से नेपाली महिलाओं को अपने बच्चों को नागरिकता पास करने का हक मिला। उनकी सख्ती सरकार को चुभ गई थी। 2017 में संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, इम्पीचमेंट मोशन लाया गया। इल्जाम क्या लगाया गया? पक्षपात और कार्यपालिका के अधिकारों में दखल। इसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। कार्की 2006 में संवैधानिक मसौदा समिति की सदस्य भी रह चुके हैं, यानी नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत में भी वो सक्रिय रही हैं। खबरों की माने तो अब सुशीला कार्की के नाम पर 2 लोगों की मुहर की दरकार है। एक नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और 2 नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्देल। अब ऐसा लगता है कि नेपाल की अंतरिम सरकार का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पहले बहुत कुछ हुआ है और उसने नेपाल की जनता को सवालों से भर दिया है। एक डर ये रहा कि कहीं इस सारे मोमेंटम पर कोई बाहरी कब्जा न जमा ले, कहीं कोई आंदोलन को हाईजैक न कर ले। बीबीसी नेपाली से बातचीत में प्रदर्शनकारियों ने कहा भी कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जवाबदेही चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, ईमानदार सरकार चाहिए।
हमारी नीयत कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी बिगाड़ने की नहीं थी, ना ही हम किसी को हमारी मुहिम का गलत इस्तेमाल करने देंगे। सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेत ने बीबीसी से कहा कि कुछ अराजक और आपराधिक तत्व माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमारी कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ है। लूटपाट, आगजनी और हिंसा करने वालों को काबू में किया जा रहा है। यानी प्रदर्शनकारियों के जत्थे में कुछ खास लोगों की शिनाख्त की जा रही है। लेकिन क्यों? उसके लिए आप 8 और 9 सितंबर को हुई हिंसा की डिटेल्स पर नजर डालें। संसद भवन को आग लगा दी गई, सिंह दरबार में आगजनी तोड़फोड़ की गई, यहां से नेपाल सरकार का सारा कामकाज चलता है। सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन को नहीं छोड़ा गया, उस पर भी हमला हुआ। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के आवास, बड़े राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई। वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा गया। एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। टिप्पणीकारों ने इन हमलों में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर थ्योरीज चली कि देखिए, इस प्रदर्शन में लोकतांत्रिक मूल्यों की इकाइयों को ही नुकसान पहुंचाया गया। गोया इस आंदोलन के बहाने नेपाल में राजशाही को बहाल करने की कोशिश हो रही हो। इन थ्योरीज को और बल मिला 2 और घटनाओं से। नेपाल के 2 सबसे बड़े अखबारों कांतिपुर और काठमांडू पोस्ट के दफ्तर को आग लगा दी गई। और कांतिपुर तो वो अखबार हुआ जिसने नेपाल के एक चर्चित नेता की बखिया उधेड़ कर रख दी थी। नेता का नाम रवि लामिछाने। वही रवि लामिछाने जो 9 सितंबर की शाम काठमांडू की जेल से बाहर आ गए, तभी जब अराजकता का लाभ उठा करके, उसका फायदा उठा करके करीब 1500 कैदी जेलों से भाग गए नेपाल में। इन कैदियों के साथ जब लामिछाने निकले तो काठमांडू के नक्खू जेल के गेट पर हजारों नौजवानों की भीड़ जमा हुई। नारे लग रहे थे, दरवाजे तोड़े जा रहे थे। लामिछाने को कंधों पर उठा लिया गया था। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि वो एक टीवी एंकर थे। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सहकारी समितियों से करोड़ों की हेराफेरी के इल्जाम में वो जेल में थे। अब बाहर आ गए और उसी दिन लोगों ने कांतिपुर के ऑफिस को जलाया। लोगों ने अपने हिसाब से समीकरण बिठाए। सवाल उठे कि एक गुस्साई भीड़ इतने संस्थानों पर एक साथ हमला कैसे कर सकती है। कुछ जानकारों ने कहा कि जेनजी की नज़र में ये सभी संस्थान शायद भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक हिंसक प्रदर्शन का उन्माद हो जो प्रतीकों के खात्मे का रास्ता तय कर रहा हो। सुनते हैं जानकारों को। इसके बारे में कुछ डेफिनेटली कह नहीं सकते हैं। ये हो भी सकता है कि लोग जो नौजवान लोग हैं इतने नाराज हो गए थे, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और 19 विद्यार्थी का देहांत भी हो गया था। तो उसके बाद वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाए। तो काफ़ी उन्होंने बिल्डिंग, होटल वगैरह वगैरह को पूरा नष्ट कर लिया। ये लेकिन हो भी सकता है कि किसी और का हाथ भी है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब स्थिति बिगड़ता है नेपाल में तो बाहर के फोर्सेस जल्द से जल्द इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन नेपाल के मन में एक डर और है। क्या इतने बड़े आंदोलन के पीछे कोई बाहरी दखल तो नहीं था? कैसे एक संगठित भीड़ सड़कों पर उतर आई? सोशल मीडिया पर थ्योरी आई कि पहले म्यांमार, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। क्या ये कोई ट्रेंड है? क्या कोई विदेशी खुफिया एजेंसी काम पर लग गई है? और क्या इन थ्योरीज में दम हो सकता है? ये बिल्कुल डेफिनेटली हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले भी कुछ साल पहले जब बहुत सीरियस सिचुएशन आया और सारे पैलेस में सारा फैमिली का देहांत हो गया, मारे गए राजा, रानी, प्रिंसेस, प्रिंस और क्राउन प्रिंस भी मारे गए। लोगों ने सोचा कि शायद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने सारा हत्या किया है, लेकिन सच्चाई तो ये था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट था नेपाल भारत संबंध को किसी न किसी तरीके से नष्ट करना है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो नेपाल एक्शन ले रहा था, पाकिस्तान, ISI, दाऊद इब्राहिम वगैरह, उसको रोकना चाहते थे। वो इंडस्ट्री को
जीवित रखना चाहते थे। तो ये बाद में अब स्पष्ट हो रहा है क्यों हुआ, ये हाईजैकिंग क्यों हुआ काठमांडू से। तो ये बाद में ही पता चलेगा कि ये शुरुआत हुआ, ये बिल्कुल असली प्रोटेस्ट मूवमेंट था। उसके बाद क्या बाहर के लोग आए, क्यों इतने जल्द से जल्द 2-3 दिन में इतना स्केल बढ़ गया उस। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमारे लिए जरूरी है। साउथ एशिया का भूभाग बदलावों से गुजर रहा है। आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ, 2024 में बांग्लादेश में आपने देखा कि क्या हुआ, श्रीलंका में आपने देखा, और फिर म्यांमार की अस्थिरता। इस लिस्ट में यदि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी जोड़ दें, जिनसे हमारे संबंध उलझे हुए ही हैं, और चीन को भी जोड़ दें, जिनके साथ संबंध भी फिलहाल तो सुलझे हैं, पर उस पूरे भूभाग में हमारी यानी भारत की कूटनीतिक पोजीशनिंग कैसी होगी या होनी चाहिए, सुनते हैं जानकारों से। सिचुएशन थोड़ा साफ होता है और सेटल डाउन होता है। भारत को देखना होगा हम नए तरीके से रिश्ते कैसे ला सकते हैं। एक यंग जनरेशन की ओर, उनके इंटरेस्ट में एक फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप कैसे हम बना सकते हैं दोनों देश में मिलकर, क्योंकि पिछले 75 साल में बहुत वक्त गुजर गया है, नष्ट हो गया है। हम पुराने प्रॉब्लम को डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे कि बॉर्डर इशू है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से नक्शे बनाए थे, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा ओपन बॉर्डर है 1700 किलोमीटर का। हम ये सब ओपन बॉर्डर के स्पिरिट में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। और ये 1950 संधि के भी बारे बात करते हैं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से चल रहा था, इसी तरीके का ट्रीटी। ये सब हमको अलग करके एक नया रिश्ता बनाने का एक अवसर आ रहा है, मुझे लगता है। तो हमें उतनी उम्मीद रखना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। नेपाल से जुड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, आगे भी लेकर आते रहेंगे। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे और देशबंदी की मांग करते हुए 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी भी की। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने बताया कि 10 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों और कस्बों में सड़कों को जाम कर दिया। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मंत्री ने कहा कि आंदोलन की शुरुआत में ही करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के खिलाफ इस मूवमेंट को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है, यानी सब कुछ रोक दो। नेपाल के जेनजी मूवमेंट की तरह ही इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई, जिसमें 10 सितंबर को देश भर में सब कुछ बंद करने की अपील कर दी गई थी। सवाल यह है कि आंदोलन शुरू क्यों हुआ। आप जानते ही हैं कि हाल ही में फ्रांसवा बायरू ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस के इस्तीफे के पहले उन्हें अपनी बजट नीतियों को लेकर के जनता का गुस्सा झेलना पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि बायरू ने सार्वजनिक खर्च में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की कटौती का क्लॉज बजट में जोड़ दिया था, जिससे देश भर में पेंशन पर रोक लग गई और बाकी कई सामाजिक योजनाओं में कटौती कर दी गई। उस पर जनता उबल पड़ी थी। तो 8 सितंबर को बायरू ने इस्तीफा तो दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने उसके बाद अपने खास दोस्त और रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा थमना नहीं था, सो नहीं थमा। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तो बदल गए, लेकिन पार्टी तो वही है जो पहले थी। जनता बोली कि पार्टी को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना है। प्रदर्शन बड़ा हो गया और अब हो रहे हैं हिंसक प्रदर्शन। अगली खबर मिडिल ईस्ट से आई है। इजराइल ने 9 सितंबर की शाम कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था। इस दौरान हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया था। हमास ने दावा किया कि हमले में उसके 5 सदस्य मारे गए, लेकिन नेगोशिएशन पर बातचीत के लिए गई टीम सुरक्षित है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला पूरी तरह इजराइल का स्वतंत्र ऑपरेशन था। हमले के बाद इजराइल की कड़ी आलोचना शुरू हो गई है। दरअसल कतर अमेरिका का नज़दीकी सहयोगी है। गजा में सीज फायर के लिए वो लगातार मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वो इस अटैक से खुश नहीं है। जब तक उनकी सरकार को इसकी जानकारी मिली और कतर से बात की गई
तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हमले को रोकना मुश्किल था। ये पहला मौका है जब इजराइल ने किसी खाड़ी देश पर खुले तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमला किया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल थानी ने कहा कि उनका देश हमले का जवाब देने का हक रखता है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि कतर कूटनीति से समस्या का हल निकालने की अपनी परंपरा जारी रखेगा। आखिरी सुर्खी यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड से आई है। यहाँ के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने 10 सितंबर को दावा किया कि पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन देखे गए जिन्हें मार गिराया गया। ये स्पष्ट नहीं है कि रूस ने यह हमला जानबूझकर किया ताकि वो नेटो रिस्पॉन्स को टेस्ट कर सके या यूक्रेन पर हमले के दौरान उसके ड्रोन्स पोलैंड की सीमा में दाखिल हो गए। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोलैंड एक नेटो मेंबर देश है। पोलैंड ने इसे रूस की आक्रामकता कहा और ये भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पोलैंड एक खुले संघर्ष के सबसे करीब, सबसे नज़दीक स्थिति में है। प्रधानमंत्री टस्क ने बताया कि ये पहली बार है जब एक नेटो देश की ज़मीन पर रूसी ड्रोन गिराए गए हैं। 19 ड्रोन कुल घुसे थे। पोलैंड ने 7 ड्रोन और उनका मलबा बरामद करने का दावा किया है। इस घटना के बाद नेटो देशों की वायुसेना अलर्ट पर आ गई है। डच F-35 लड़ाकू विमान और ज़मीन से चलने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है। फिलहाल पोलैंड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ना ही रूस का कोई बयान आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी आरोप लगाया है। इस बार साफ है कि हमला जानबूझकर पोलैंड की दिशा में किया गया। पहले भी कुछ ड्रोन सीमाएं पार कर चुके हैं, लेकिन इस बार पैमाना बड़ा है और निशाना साफ था। इस घटना के बाद पोलैंड ने नेटो के आर्टिकल 4 के इस्तेमाल का आग्रह किया है, जिसके तहत कोई भी सदस्य देश नेटो की परिषद में मामला उठा सकता है। 1949 में संगठन बनने के बाद आर्टिकल 4 सिर्फ 7 बार इस्तेमाल हुआ है। नेटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी एक नेटो देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाता है। तो आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।